हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा IAS पॉइंट में स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको 10th क्लास के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जैव पराक्रम एवं पोषण के जितने भी ऑब्जेक्टिव शॉर्ट एवं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है सबको कराने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले पार्ट ए का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जा कर के जैव पराक्रम के पार्ट ए वाला वीडियो देख ले। ये पार्ट 2 है। हमने इससे पहले 32 क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं, उसके बाद ये 33 से शुरू हो रहा है। तो क्या है प्रथम क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको लघु छोटा है, ये आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो क्या होगा इस टाइप से लिखना है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित चार पदार्थों की आवश्यकता है। एक प्रथम क्या है पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है जल, चौथा है सूर्य की प्रकाश। अब आगे है कि क्लोरोफिल के अणुओं को क्या कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कि क्लोरोफिल के अणुओं को क्या कहा जाता है। तो क्या होगा प्रकाश संश्लेषी इकाई। क्या कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी इकाई। अब आगे है क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है क्यों। क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई क्यों कहा जाता है। तो इसको लिखेंगे क्योंकि क्लोरोफिल के मौजूद में ही प्रकाश संश्लेषण संभव है। क्या कहते हैं क्लोरोफिल के मौजूद में ही प्रकाश संश्लेषण संभव है। अतः क्लोरोफिल ही वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसलिए क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। देखिए कितना सटीक आंसर है। आप चाहे तो इसको कॉपी में नोट करके याद करें, नहीं तो आप हेडफोन लगा करके अगर आप 3-4 बार इस वीडियो को सुन लेते हैं ना तो आपको 50% ज़रूर है कि आपको याद हो ही जाएगा। आप इसको हेडफोन लगा करके ध्यान से सुना करें, इससे भी आपको बहुत सारा डॉट्स क्लियर होगा। अब आगे है कि हरे पौधे में देखिए स्टार पॉइंट इसलिए दिए हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछा जाइए स्टार पॉइंट्स आपको मिल ही जाएगा। तो हरे पौधे में पाए जाने वाले हरित लवकों में उपस्थित क्लोरोफिल ही सूर्य प्रकाश में मौजूद सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा को ट्रैप या विपास कर सकते हैं एवं उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलकर संश्लेषित ग्लूकोज के अणुओं में इसका समावेग करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा जैसे कि हरे पौधे में क्या पाए जाने वाला जो हरित लवकों होते हैं जो पत्ती में उपस्थित रहते हैं जिसको हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, तो उसी में ना यह पावर होता है कि वह प्रकाश सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके और वो अपना भोजन तैयार करता है कि नहीं करता है। तो वही है इसमें कि सूर्य प्रकाश में मौजूद सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा को ट्रैप या विपास कर सकते हैं एवं उससे रासायनिक ऊर्जा में उसको क्या करते हैं फिर वो रासायनिक ऊर्जा में बदल कर संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित ग्लूकोज के अणुओं में इकाई समावेग करते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कितने चरणों में संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रियाविधि 2 चरणों में संपन्न होती है। प्रथम चरण या प्रकाश अभिक्रिया। इस चरण में जल को विभक्त करने में प्रकाश की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कितने चरणों में संपन्न होती है। तो प्रथम क्या है प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण प्रक्रिया द्वारा 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण जिसको हम क्या कहते हैं प्रकाश अभिक्रिया भी कहते हैं। इस चरण में जल को विभक्त करने में प्रकाश की आवश्यकता होती है। और दूसरा द्वितीय चरण है कि इसे अप्रकाशित अभिक्रिया भी कहते हैं। अप्रकाशित मतलब बिना प्रकाश की उपस्थिति में। इस चरण में प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादन का CO2 के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। आपको क्वेश्चन कर सकता है कि ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है, तो ये पॉइंट अगर आप नोट करेंगे तो आपका आंसर सटीक होगा। अब आगे है स्टार पॉइंट क्या है। जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो क्या है जंतु क्या है समपोषी क्या है स्वपोषी है या परपोषी है क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आगे है जंतु परपोषी होते हैं जो मृत जीवी परजीवी या प्राणी समभोजी हो
सकते हैं। जंतु क्या होते हैं? ये मृतजीवी है, परजीवी है या प्राणी समभोजी हो सकते हैं। अब आगे है अमीबा क्या है? तो अमीबा एक सरल प्राणी समभोजी जीव है। यह मृदु जलीय एवं एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। कितना सटीक आंसर है कि अमीबा क्या है? तो अमीबा एक सरल प्राणी समभोजी जीव है। यह मृदु जलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। अब आगे है कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, क्यों? तो अमीबा का आकार कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण अनिश्चित होता है। कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब आगे क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करती है? तो क्या होगा? अमीबा अपना भोजन कुटपादों के द्वारा ग्रहण करता है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। अब आगे है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अंतर्ग्रहण, पाचन एवं बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है। अब स्टार पॉइंट क्या है? अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में एंजाइमों के द्वारा होता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अमीबा में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो भोजन रसधानी में एंजाइमों के द्वारा होता है। अमीबा में पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंचता है, फिर वहां से निकलकर वितरित हो जाता है। अब आपसे पूछेगा ना कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो आपको ये सब स्टार पॉइंट भी नोट कर देना है। तो क्या होगा? अमीबा में पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर क्या होता है? कोशिका द्रव में पहुंचता है और फिर वहां निकलकर क्या होता है? वितरित हो जाता है। अब आगे है पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम क्या है? तो पैरामीशियम प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव है। क्या है? प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव है। यह मृदु जलीय प्रोटोजोआ है तथा इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। अब पैरामीशियम क्या इसका जो है ना शरीर प्रचलन अंगक सिलिया से ढका होता है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे कर सकता है कि प्रचलन अंगक सिलिया से ढका किसका शरीर होता है? तो क्या होगा? पैरामीशियम का। अब आगे है पैरामीशियम में भोजन अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होती है, जिसे कोशिका मुख या साइटोस्मोस कहते हैं। इसको आपसे क्वेश्चन कहेगा कि साइटोस्टोम किसे कहते हैं? तो क्या होगा? पैरामीशियम में भोजन अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होती है, जिसे कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो आहार नाल, इससे संबंध पाचन अंतर्ग्रंथियां और क्रिया मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करती है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो आहार नाल और इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और क्रिया मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करती है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो इसका क्या है? आहार नाल किसे कहते हैं? अब आगे क्वेश्चन है कि आहार नाल किसे कहते हैं? मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष प्रकार की अंग होते हैं, जिसे हम आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल मतलब मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जितने जीव जंतु होते हैं ना, उसमें भोजन के पाचन के लिए एक विशेष प्रकार की अंग होती है, जिसे आहार नाल कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि पाचन ग्रंथियां किसे कहते हैं? तो आहार से संबंध जिस ग्रंथि से पाचन के लिए पाचक रस स्रावित होती है उसे हम पाचक ग्रंथियां कहते हैं। आहार से संबंध जिस ग्रंथि से पाचन के लिए पाचक रस स्रावित होती है उसे हम पाचक ग्रंथियां कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य का आहार नाल क्या है? तो आहार नाल एक कुंडलित रचना है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैली होती है। आपको क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है?
तो आहार नाल की कुल लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है और यह क्या होता है, मुख गुहा मतलब मुंह से लेकर के मल द्वार तक फैली होती है। अब आगे क्वेश्चन है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम क्या है, कतरनक, दूसरा है भेदक, तीसरा है अग्र चवर्णक और चौथा है चवर्णक। तो कतरनक इसकी संख्या 8 है। अब आपसे क्वेश्चन करेगा कतरनक दांतों की संख्या कितनी, तो इसकी संख्या 8 है, जो भोजन को कुतरने का कार्य करती है, जो भोजन को कुतरने का कार्य करती है। अब दूसरा है भेदक, आखिर वे भेदक क्या है, तो इसकी संख्या 4 है, जो भोजन को चिरने फाड़ने का कार्य करती है। अब आगे है अग्र चवर्णक का क्या कार्य है, तो इसकी जो संख्या 8 होती है, जो भोजन को चबाने एवं पीसने का कार्य करती है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि भोजन को पीसने एवं चबाने का कार्य कौन से दांत का है, तो क्या होगा, अग्र चवर्णक का। अब चौथा क्या है, चवर्णक, इसकी संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है, जो भोजन को पीसने एवं चबाने का कार्य करती है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए ना कि दांत का पूरा वर्णन करे, तो आपको यहाँ से लेकर के दांत किसे कहते हैं और इसके चारों पॉइंट को नोट करके फिर इसका चारों को थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन दे देना है। अब आगे है कि दांत के कितने भाग होते हैं। देखिए अब दांत है ना, दांत के कितने भाग होते हैं, तो दांत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन, जड़, शीर या शिखर, और तीसरा है ग्रीवा या गर्दन। तो आप इसका मतलब चित्र भी बना दीजिएगा, तो आपका नंबर कटने वाला नहीं है अगर आप इस टाइप से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जड़ है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, जड़ हो गया, और ये ग्रीवा हो गया, और ये क्या हो गया, ये शिखर हो गया। ऐसे ही होता है ना दांतों का चित्र। अब आगे क्वेश्चन है कि जड़ क्या है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसे होते हैं उसे हम जड़ कहते हैं। अब ग्रीवा या गर्दन, जड़ तथा शिखर के बीच के भाग को ग्रीवा कहते हैं। जो जड़ तथा शिखर के बीच में रहता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। शीर या शिखर, दांत का वह भाग जो मसूड़े से ऊपर निकला होता है उसे हम क्या कहते हैं, शीर या शिखर कहते हैं। अगर दांत का सचित्र वर्णन करें, अगर क्वेश्चन किया दिया जाए तो आपका दांत का चित्र दे करके उसके जड़, ग्रीवा और शीर या शिखर का थोड़ा थोड़ा उसकी परिभाषा दे देना है। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है, आपको ध्यान रखना है। आगे है मज्जा गुहा के ऊपर दंतास्ति या डेंटाइन होती है, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि दांत का अधिकांश भाग कौन तैयार करते हैं, तो क्या होगा, मज्जा गुहा के ऊपरी दंतास्ति या डेंटाइन होती है, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। अब है डेंटाइन का रंग कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो पीला रंग एवं हड्डी से अधिक कड़ी होती है। पीला रंग का होता है डेंटाइन, और यह क्या होता है, हड्डी से भी अधिक मजबूत होता है। अब आगे क्वेश्चन है कि डेंटाइन के ऊपर किसकी परत होती है, तो क्या होगा, इनाइमेल की। डेंटाइन के ऊपर किसकी परत होती है, तो इनाइमेल की परत होती है। दांत की सुरक्षा कौन करती है, तो क्या होगा, इनाइमेल। दांत की सुरक्षा कौन करती है, तो इनाइमेल दांत की सुरक्षा करती है। अब आगे है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कितने दांत होते हैं, तो क्या होगा, तो एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में 32 दांत होते हैं। दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है, तो दूध की दांतों की संख्या 20 होती है। अब आगे क्या है, मनुष्य के जीवन में दांत कितने बार उगते हैं, तो मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत उगते हैं। देखिए हमने ये नोट्स इसलिए तैयार किए हैं कि अगर आपने नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं ना, अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो को रोक कर या इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको नोट तैयार करके याद कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप तो इतना कर सकते हैं ना, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इसी तरह से पढ़ते रहे। अब आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, उनके नाम लिखे। तो मनुष्य के मुख गुहा में
3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, उनके नाम निम्न है। इस टाइप से लिखेंगे ना तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं तो मेरा नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है। तो इसको आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। क्या है? पेरोटिक ग्रंथि। दूसरा क्या है? सब मेडिबुलर लार ग्रंथि। और तीसरा क्या है? सब लिंगुअल लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथियों से निकलने वाला नार नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में गिरता है। तो कहाँ होता है ये लार ग्रंथि से निकलने वाला लार जो होता है वो क्या होता है? मुख गुहा में गिरता है। नलिकाओं द्वारा क्या होता है? हमारे मुख में आता है ना लार। आगे है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्या होगा? एमाइलेज। ग्रसनी क्या है? अब क्वेश्चन है कि ग्रसनी क्या है? ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग है जिसमें 2 छिद्र होते हैं, एक निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार। ग्रसनी कंठ में होता है ना। ग्रसनी क्या है? मुख गुहा का पिछला भाग है। प्रथम क्या है? निगल द्वार, तो दूसरा है कंठ द्वार। अब ये निगल द्वार क्या है? तो ग्रसनी का वह भाग जो आहार नाल के अगले भाग ग्रासनली में खुलता है उसे हम निगल द्वार कहते हैं। अब आगे है कि कंठ द्वार क्या है? तो ग्रसनी का वह भाग जो श्वास नली में खुलता है उसे हम कंठ द्वार कहते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी हो सकता है लेकिन आपको इसमें पूरे चैप्टर का जितने भी लॉन्ग शॉर्ट एवं क्वेश्चन है ना सबका आंसर आपको मिल जाएगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो जितना भी इस चैप्टर में क्वेश्चन है ना सब मिल जाएगा इसमें। अब क्या है? एपिग्लोटिस किसे कहते हैं? तो कंठ द्वार के आगे पाए जाने वाली एक पट्टी जैसी रचना को हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। कंठ द्वार के आगे पाए जाने वाली एक पट्टी जैसी रचना को हम एपिग्लोटिक्स कहते हैं। अब एक मानव के भोजन करते समय एपिग्लोटिक्स पट्टी कंठ द्वार को क्या कहते हैं? ढक लेती है। जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है? एपिग्लोटिक्स जो है ना पट्टी कंठ द्वार को ढक लेती है। अब आगे है कि ग्रासनली क्या है? ग्रासनली आहार नाल का एक भाग है जो भोजन को मुख गुहा से आमाशय में पहुंचाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रासनली क्या है? तो ग्रासनली आहार नाल का एक भाग है जो भोजन को मुख गुहा से आमाशय में पहुंचाता है। तो आगे है कि मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रासनली में पहुंचता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन किसके द्वारा और कहाँ पहुंचता है? तो निगल द्वार के द्वारा ग्रासनली में पहुंचता है। ग्रासनली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। सबसे VVI ऑब्जेक्टिव है, से आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछेगा कि इनमें से किसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है? तो ग्रासनली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। अब आगे है कि कर्मानुकुंचन किसे कहते हैं? तो भोजन के पहुंचते ही ग्रासनली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है जिसे हम कर्मानुकुंचन कहते हैं। जैसे भोजन जाता है तो वो सिकुड़ जाता है, वो फिर फैल जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? कर्मानुकुंचन कहते हैं। देखिए उसका चित्र भी हमने बनाए हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? संकुचन कहते हैं। और ये भोजन है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे फिर चिपका है, फिर यहाँ पे फैल गया, फिर यहाँ पे चिपक गया, फिर यहाँ पे फैल गया। इसी क्रिया को हम कर्मानुकुंचन कहते हैं। ये क्या है? ये ऊपर वाला भाग को हम शिथिलन कहते हैं। अगर आप इस टाइप से लिखते हैं ना तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। अब आगे है कि आमाशय किसे कहते हैं? आखिर आमाशय क्या है? स्टोमक, जिसको हम क्या कहते हैं? पेट कहते हैं ना, स्टोमक। आमाशय क्या है? आमाशय आहार नाल का वह भाग है जिसकी रचना एक चौड़ी थैली जैसी होती है और यह उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अब आगे है कि आमाशय 3 भागों में बटे होते हैं। आमाशय कितने भागों में बटे होते हैं? तो आमाशय 3 भागों में बटे होते हैं। कार्डियक भाग, पाइलोरिक भाग और तीसरा है फुंडिक भाग। क्वेश्चन करेगा कि आमाशय कितने भागों में बटा होता है? तो ये तीनों पॉइंट्स में नोट करना है। अब आगे है कि ये कार्डियक भाग क्या है? आखिर ये कार्डियक भाग क्या है? तो आमाशय के अनुभाग को कार्डियक भाग भी कहा जाता है। पाइलोरिक भाग क्या है? तो आमाशय के पिछले भाग को पाइलोरिक भाग कहते हैं। अब आगे है फुंडिक भाग। आमाशय के कार्डियक
भाग एवं पाइलोरिक भाग के बीच के भाग को हम फुंडिक भाग कहते हैं। अब आगे क्या है स्टार पॉइंट कि आमाशय की भीतरी दीवार स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का बना होता है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि आमाशय की भीतरी दीवार किस टाइप से, मतलब किन कोशिकाओं से बना होता है, तो क्या होगा, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं से बना होता है। अब आगे है कि आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो आमाशय की भीतरी दीवार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर जगह जगह अंदर की ओर धसे भाग की कोशिकाएं जिन ग्रंथि का निर्माण करती है उसे हम आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। अब क्या है कि जठर ग्रंथि का आमाशय ग्रंथि जठर रस का स्राव करता है। जठर ग्रंथि जो है या जिसको हम आमाशय ग्रंथि कहते हैं जठर रस का स्राव करता है। क्वेश्चन करेगा जठर रस का स्राव कौन करता है, तो क्या होगा, जठर ग्रंथि या आमाशय ग्रंथि। अब आगे क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो क्या होगा इसका आंसर, जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। एक क्या है, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा है कि अम्लजन कोशिकाएं, तीसरा है मुख या जाइमोजिन कोशिकाएं। अब ये 3 कोशिकाएं सम्मिलित रूप से जठर रस का स्राव करता है। ये तीनों जैसे कोशिकाएं, ये श्लेष्मा, म्यूकस या अम्लजन कोशिकाएं, मुख या जाइमोजिन, ये सभी मिल क्या करते हैं, जठर रस का स्राव करता है। अब आगे है जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा एवं निष्क्रिय पेप्सिनोजिन होता है। अब आपसे क्वेश्चन करेगा पेप्सिनोजिन कहाँ होता है, तो क्या होगा, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा एवं निष्क्रिय पेप्सिनोजिन होता है। कहाँ, जठर रस में क्या क्या होता है, तो ये इसका पॉइंट होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा एवं निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। कहाँ, जठर रस में। अब आगे है श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं म्यूकस या श्लेष्मा का स्राव करती है। क्वेश्चन करेगा कि म्यूकस या श्लेष्मा का स्राव कौन करता है, तो श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं। अब आगे है कि अम्लजन कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है। क्वेश्चन करेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कौन करता है, तो क्या होगा, अम्लजन। आगे है मुख या जाइमोजिन कोशिकाएं निष्क्रिय पेप्सिनोजिन का स्राव करता है। क्वेश्चन करेगा ऑब्जेक्टिव में कि निष्क्रिय पेप्सिनोजिन का स्राव कौन करता है, इसका आंसर होगा मुख या जाइमोजिन कोशिकाएं। अब आगे क्वेश्चन है कि निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम में कौन बदलता है, तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा एंजाइम भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टोन में बदल देता है, तो क्या होगा, पेप्सिन एंजाइम। अब है आगे क्वेश्चन है कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है, तो क्या होगा, आमाशय में HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं का कार्य निम्न है। यह निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम का निर्माण करती है। दूसरा पॉइंट है कि यह भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करती है। तो कौन, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे है श्लेष्मा का कार्य लिखिए, तो क्या होगा, श्लेष्मा या म्यूकस का कार्य निम्न है। यह आमाशय की दीवार को सुरक्षित रखता है। दूसरा है कि यह जठर ग्रंथि को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। ये 2 पॉइंट अगर आप लिखेंगे श्लेष्मा का कार्य क्या है, तो इसका आंसर हो गया। अब आगे क्या है, मनुष्य के आहार नाल में प्रतिदिन कितने लीटर जठर रस का स्राव होता है, तो लगभग 3 लीटर। कितना होता है, 3 लीटर। अब आगे है कि म्यूकस का स्राव घट जाता है क्यों, तो आमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है, जिसके कारण इनकी दीवार को सुरक्षित रखने वाले म्यूकस का स्राव घट जाता है। अब आगे है कि अल्सर किसे कहते हैं, तो आमाशय की ग्रंथियों से अत्यधिक अम्लीय स्राव के कारण आमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर धसे हुए निकले घाव को हम अल्सर कहते हैं।
अब आगे है कि पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं, तो आमाशय की आंतरिक दीवार की सतह में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर धंसे होने वाले घाव को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब आगे है कि किस व्यक्ति में पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक होती है, तो वैसे व्यक्तियों में जो लंबे समय तक बिना भोजन के अर्थात भूखे रह जाते हैं उसे पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक होती है। पेप्टिक अल्सर किसे होते हैं, जो भूखे रहते हैं। अब आगे है कि आमाशय में वसा का आंशिक पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो क्या होगा, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। अब आगे है क्वेश्चन कि गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को किस में बदल देता है, तो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। काइम किसे कहते हैं, तो आमाशय में भोजन का वह स्वरूप जो लेई की तरह हो जाता, जो गोलीय लेई की तरह हो जाता, उसे हम काइम कहते हैं। अब है कि काइम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। अब से क्वेश्चन करेगा कि काइम किसके द्वारा, पाइलोरिक छिद्र के द्वारा कहाँ पहुंचता है, तो छोटी आंत में पहुंचता है और आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा। अब है क्वेश्चन कि छोटी आंत क्या है, तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जिसकी रचना बेलनाकार होती है। इसमें पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो छोटी आंत में। अब आगे है कि मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर एवं चौड़ाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसको आप याद करेंगे, छोटी आंत की लंबाई। अब है कि विभिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि क्या सभी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई एक समान होती है, तो नहीं, भिन्न भिन्न होती है। इसकी लंबाई भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। इसकी छोटी आंत की लंबाई जो है ना, ये भोजन के आकार पर निर्भर करते हैं। अब है कि शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। जो शाकाहारी होती है ना, उसकी छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। मांसाहारी भोजन में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। जो लोग मांस खाते हैं ना, मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। आगे क्वेश्चन है कि छोटी आंत कितने भागों में बटी होती है, तो छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है। एक है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम। तो ग्रहणी क्या है, ग्रहणी यह छोटी आंत का पहला भाग है जो आमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। तो इसका आकार प्रायः सी के आकार का होता है। आपसे क्वेश्चन करेगा सी के आकार का मतलब आकार किसका होता है, तो क्या होगा, ग्रहणी का। और इसमें क्या होता है, लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नासिका खुलती है। अब जेजुलम क्या है, जेजुलम यह छोटी आंत का मध्य भाग है। इलियम क्या है, तो यह छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है जिसमें भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। क्वेश्चन करेगा कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है, तो इसका आंसर होगा इलियम। और इलियम क्या है, यह छोटी आंत के भाग है। अब है कि इस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है, तो छोटी आंत के इलियम में होता है। अब है कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन किसकी क्रिया से होती है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन किसकी क्रिया से होती है, तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन पित्त, अग्नाशयी रस तथा आंत्र रस या सक्कस एंटेरिकस की क्रिया से होती है। आगे क्वेश्चन है कि पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होती है, तो यह क्या होता है, यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं, लीवर से होता है। अग्नाशयी रस का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशयी रस का कहाँ से होगा, अग्नाशय ग्रंथि से, जिसको हम पेन क्रियाज भी कहते हैं ना। अब आगे है कि आंत्र रस का स्राव कहाँ से होती है, तो आंत्र रस का स्राव कहाँ से होती है, तो इसका आंसर होगा आंत से होती है। अब यकृत क्या है, लीवर क्या है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो ऊपर के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित होती है, जिसके कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है।
तो क्वेश्चन करेगा पित्त का स्राव कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है। यकृत क्या है, तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। अब है कि यकृत का वजन लगभग कितना होता है, 1.5 kg का होता है, मतलब 1.5 किलो का होता है ये। इससे अनेक छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलती है जो पित्ताशय से निकलने वाली नलिकाओं से जुड़कर एक मूल पित्तवाहिनी का निर्माण करती है। अब आगे क्वेश्चन है कि पित्ताशय क्या है, तो यकृत से स्रावित पित्त का संचय जिस एक छोटी थैली जैसी रचना में होती है उसे हम पित्ताशय कहते हैं। कहते हैं कि यकृत से स्रावित पित्त का संचय जिस एक छोटी थैली जैसी रचना से होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पित्ताशय कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि यकृत नलिकाएं किसे कहते हैं, तो यकृत से निकलने वाली छोटी छोटी नलिकाएं को यकृत नलिकाएं कहते हैं। अब आगे है कि मूल पित्तवाहिनी किसे कहते हैं, तो यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर जिस नलिका का निर्माण करती है उसे हम मूल पित्तवाहिनी कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि पित्त क्या है, तो पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। अब है कि पित्त के क्या क्या कार्य है, तो पित्त के कार्य निम्नलिखित है या निम्न है, ऐसे आप लिखेंगे। पित्त के मुख्य 2 कार्य होते हैं जो निम्न है। यह क्या है, यह आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। अब आगे है कि इसके लवण की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है ताकि वसा को तोड़ने वाली एंजाइम उस पर आसानी से कार्य कर सके। तो पित्त के जितने भी कार्य, ये 2 कार्य है, ये आप उसको लिख देंगे। अब आगे कि अग्नाशय क्या है, तो आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की पाए जाने वाली ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। अब यह क्वेश्चन है कि अग्नाशय से अग्नाशयी स्राव रस का स्राव होता है। अग्नाशयी रस का स्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है। आगे क्वेश्चन है कि अग्नाशयी रस में कौन कौन सी एंजाइम पाए जाते हैं, तो अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेस, न्यूक्लियेस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। तो अग्नाशयी वाहिनी किसे कहते हैं, अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है जो आपस में जुड़कर एक बड़ी नालिका बनाती है जिसे हम अग्नाशयी वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्नाशय में एक पतली नलिकाएं होती है जो आपस में जुड़कर एक बड़ी नलिका बनाती है जिसे हम अग्नाशयी वाहिनी कहते हैं। अब आगे है कि अग्नाशयी वाहिनी तथा मूल पित्तवाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका बनाती है जो एक छिद्र द्वारा ग्रहणी में खुलता है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके या अपने कॉपी पे नोट करके नोट्स बना करके भी याद कर सकते हैं। अगर आपके पास समय बहुत कम है ना, तो आप सिर्फ अगर ये वीडियो को 3-4 बार सुन लेते हैं ना, तो ज़रूर है कि आपको प्लस पॉइंट आएंगे। अब आगे क्वेश्चन है कि अग्नाशयी रस के एंजाइम भोजन के अवयवों पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, तो अग्नाशयी रस के एंजाइम भोजन के अवयवों पर निम्न प्रकार से क्रिया करते हैं। डैश दे करके फिर ये पॉइंट लिखना, पॉइंट बाय पॉइंट जैसे लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो एमाइलेज एंजाइम स्टार्च एवं ग्लाइकोजन को माल्टोस में बदल देता है। आगे है कि लाइपेस एंजाइम अम्लीयकृत वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देती है। अब आगे है कि न्यूक्लियेस एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देती है। अब आगे क्वेश्चन है कि आंत ग्रंथि क्या है, तो छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि को हम आंत ग्रंथि कहते हैं। आंत ग्रंथियां से आंत रस का सक्कस एंटेरिकस का स्राव होता है। तो सक्कस एंटेरिकस का स्राव कहाँ से होता है, तो आंत रस से या आंत ग्रंथियों से आंत रस, जिसको हम सक्कस एंटेरिकस का स्राव
मतलब स्राव कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि आंतरस क्या है। तो छोटी आंत की ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रस को हम आंतरस कहते हैं। आंतरस में कौन से एंजाइम मिले होते हैं? तो आंतरस में पेप्टाइडेस, लाइपेस, इनवर्टेस, माल्टेस, लैक्टेस एवं न्यूक्लियस आदि एंजाइम मिले होते हैं। अब है क्वेश्चन कि आंतरस के एंजाइम भोजन के विभिन्न अवयवों पर किस प्रकार की क्रिया करती है? तो आंतरस के एंजाइम भोजन के विभिन्न अवयवों पर निम्न प्रकार की क्रिया करते हैं। प्रथम क्या है? पेप्टाइडेस एंजाइम पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदल देता है। और दूसरा इसका क्या है कार्य कि लाइपेस एंजाइम बची हुई इम्लीकृत वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देती है। ये इसका कार्य हो गया। और तीसरा पॉइंट है कि इन्वेस्ट एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देती है। चौथा है कि माल्टेस एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। पांचवा है कि लैक्टेस एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में बदल देती है। और छठा पॉइंट है कि न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देती है। अगर आप इसमें कम से कम पाँचों पॉइंट लिखते हैं तो आपको 5 नंबर मिल सकता है। 5 नंबर या क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाएगा तो इसमें कम से कम 5 से 6 पॉइंट आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे क्वेश्चन है कि चाइल किसे कहते हैं? तो छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होने से भोजन के जटिल और घुलनशील अणुओं जिस अवस्था में बदल जाते हैं उसे हम चाइल कहते हैं। तो चाइल अवस्था में भोजन तरल रूप में होते हैं। क्वेश्चन करेगा कि चाइल अवस्था में भोजन किस रूप में होते हैं? तो तरल रूप में होते हैं। चाइल के पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई के द्वारा होता है। चाइल में क्या होता है? चाइल के पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इलियम के विलाई के द्वारा होता है। अब आगे क्वेश्चन है कि भोजन का वितरण शरीर के संपूर्ण भाग में होता है कैसे? आखिर कैसे होता है संपूर्ण भाग में? तो छोटी आंत में भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद पचे हुए भोजन चाइल का अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा होता है, जिससे यह रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में मिल जाते हैं तथा रुधिर संचार द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि बड़ी आंत किसे कहते हैं? हमने तब इससे पहले हमने छोटी आंत के विषय में जाने। अब है कि ये बड़ी आंत क्या है, किसे कहते हैं? तो बड़ी आंत आहार नाल का एक भाग है जिसमें छोटी आंत का अगला भाग खुलता है। छोटी आंत का जो अगला भाग है ये कहाँ खुलता है? बड़ी आंत में खुलता है। यह 2 भागों में बटा होता है, एक है कोलन, दूसरा है मलाशय। अब कोलन क्या है? यह 3 भागों में विभक्त होती है। पूछा जाएगा कोलन कितने भागों में? तो कोलन 3 भागों में विभक्त होता है। प्रथम है कि ऊपरीगामी कोलन, दूसरा है कि अनुप्रस्थ कोलन और तीसरा है कि अधोगामी कोलन। अब अधोगामी कोलन रेक्टम में खुलता है। अधोगामी कोलन कहाँ खुलता है? तो रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। अब आगे है कि बड़ी आंत में अपचा भोजन इलियम से पहुंचता है। बड़ी आंत में अपचा भोजन कैसे पहुंचता है? तो इलियम से पहुंचता है। और अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम से संचित रहता है। अंत में क्या होता है? अपचा भोजन जो है मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है। अब आगे है कि रेक्टम क्या है? रेक्टम बड़ी आंत का एक भाग है जिसमें अपचा भोजन इलियम से कोलन में से होते हुए मल के रूप में अस्थायी तौर पर संचित रहता है। अब आगे है कि सीकम क्या है? तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जिसे हम सीकम कहते हैं।
अपेंडिक्स क्या है? अपने अपेंडिक्स का नाम बहुत सुने होंगे। तो अपेंडिक्स आखिर क्या है? तो सीकम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी पाई जाने वाली रचना जिसका हम शीरा बंद होता है उसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। अब आगे है कि मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। ये क्या होता है? एक अपवाद के रूप में रहता है। मनुष्य के आहार नाल में इसका कोई जो है ना कार्य नहीं होता है। ये क्या है? अपेंडिक्स में कोई कार्य नहीं होता है। यह एक अवशेषी अंग है। क्या है? यह एक अवशेषी अंग है। अब है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद किस रूप में बदल जाता है? तो ये क्या होता है? चाइल्ड रूप में बदल जाता है। अब अंतिम क्वेश्चन है और इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 5 नंबर में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। इसको आप लोग ध्यान से देख करके और इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद करेंगे। क्या है? मनुष्य का आहार नाल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए एवं वर्णन करे। स्वच्छ नामांकन का मतलब उसके चित्र के साथ उसको जो है ना वर्णन करना है। तो लिखेंगे मनुष्य का आहार नाल एक कुंडलित नुमा रचना है जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। इस टाइप से लिख करके फिर आहार नाल की स्वच्छ नामांकित चित्र देना है और आपको ये चित्र भी छापना है। अभी से आप प्रयास करें। ये चित्र अगर आप छाप लेते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। आप 5 नंबर का मालिक होंगे अगर आप ये चित्र बना लेते हैं। तो आप ध्यान से देखें इस चित्र को और ये चित्र आपको बनाना है। अभी से आप प्रयास करें। देखिए बायोलॉजी में आपको 5 नंबरिया में कोई भी चित्र पूछ सकता है। तो क्या है यहाँ पे? देखिए हमने इसका चित्र बनाया है। ये क्या है? आहार नाल का है पूरा चित्र। ये क्या है? मुंह का है। ये यहाँ पे ये जो है ना ये ट्रेकिया है। और ये क्या है? ये जो थोड़ी सी जो है टिप्पी टाइप का ये क्या है? लार ग्रंथि है। और ये वाला जो पट्टी है इसको हम क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। और ये वाला जो है नली इसको हम ग्रास नली कहते हैं। और देखिए ये वाला जो है ना साइड में यहाँ पे ये प्लीहा है। और ये वाला भाग जो है ये वाला इसको हम क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। और ये जो है ना बीच वाला भाग को हम क्या कहते हैं? कोलन कहते हैं। ये और इस टाइप से जितना भी है साइड साइड से इसको हम कोलन कहते हैं। और देखिए इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टम कहते हैं। रेक्टम कहते हैं इसको हम। और ये डायफ्राम कहते हैं इसको। इसके बाद ये क्या है? यकृत है। देखिए यकृत कहाँ स्थित होता है? यकृत है। ये पित्त की थैली है। ये जो साइड में थोड़ा सा है ना बिंदा टाइप का ये पित्त की थैली है। उसके बाद ये क्या है? ये छोटी आंत है। ये जितनी जो है ना रचनाएँ हैं छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? आप हमें जल्दी बताएं। और ये होती है ना 8 से 10 मीटर। देखिए 8 से 10 मीटर इतना ही दूर में समाया हुआ है। सोचिए। अब आगे है ये छोटी आंत यहाँ है। उसके बाद क्या है? ये देखिए ये साइड में जो है ना ये अपेंडिक्स है। यहाँ पे अपेंडिक्स रहता है। इसका कोई काम नहीं होता है। अगर आप इस चित्र को बनाते हैं अगर आप इसको चित्र को छाप देते हैं तो 5 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो चित्र बना करके उसके बाद हम आहार नाल के विभिन्न भागों के नाम लिख देंगे। जैसे मुख एवं मुख गुहा, दूसरा है ग्रासनी एवं ग्रासनली, तीसरा है आमाशय, चौथा है छोटी आंत, 5वां है यकृत, छठा है क्या? अग्नाशय, 7वां है अंत ग्रंथियों, 8वां है बड़ी आंत, 9वां क्या है? मलाशय और 10वां क्या है? मल द्वार। अगर आप इसको लिखते हैं और उसके बाद इसका पॉइंट धीरे धीरे लिख देंगे। जैसे मुख गुहा क्या है? तो मुख गुहा आहार नाल का प्रथम भाग है जो ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरे होती है। इस टाइप से इसका जो है ना हम वर्णन कर देंगे थोड़ा थोड़ा। इसके विषय में हमने पूरा भी बताए हैं ना। वो सभी पॉइंट जितना आपको याद रहे उतना याद आपको मतलब उतना पॉइंट आपको लिख देना है। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जीभ क्या है? इसका नामांकित मतलब इसका जो है ना चित्र बनाएं। तो जीभ मुख गुहा के स्पर्श पर स्थित एक मांसल रचना है जिसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा स्पर्श से जुड़ा रहता है। उतना लिख करके उसके बाद जीभ का चित्र बना देंगे। देखिए ये क्या है? ये कड़वापन रहता है यहाँ से यहाँ आगे वाला भाग। उसके बाद क्या है? ये बीच वाला खट्टा भाग। उसके बाद क्या है? ये वाला नमकीन होता है। इसका नामांकित चित्र में फिर उसका हम चित्र बना करके फिर इसके विषय में कुछ पॉइंट लिख देंगे कि जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे हम स्वाद कलियाँ कहते हैं।
अब दूसरा स्टार पॉइंट है कि स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, खट्टा, खारा आदि का ज्ञान होता है। अगर आप ये सारे पॉइंट नोट करते हैं तो ज़रूर आप अच्छे मार्क लाएंगे। इसलिए आज का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर दिए। अगर आपको पसंद आए होंगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमें लाइक कमेंट भी किया करें। जो चैप्टर आपको जहां भी समझ में नहीं आया वो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आज इतना ही। सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू।